गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम रिवाइज करेंगे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर को, और वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन बनता है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन 5 नंबर का भी बन सकता है और क्वेश्चन 10 नंबर का भी बन सकता है, बट जनरली इसमें से क्वेश्चन आता ही है। सबसे पहले तो हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर में जो भी थियोरी के क्वेश्चन है, थियोरी के जो पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के रिवीजन से क्या दे रखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। हमने जो कॉस्ट एस्टिमेट की और जो एक्चुअल कॉस्ट है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो हम उसको कहते हैं वेरिएंस। एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है हम उसको वेरिएंस कहते हैं। राइट, हमें टोटल 4 वेरिएंस दे रखे हैं। हमारे सिलेबस में टोटल 4 वेरिएंस है। कौन कौन से? मटीरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। टोटल 4 वेरिएंस दे रखे हैं। सारे वेरिएंस को वन बाय वन करके फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मटीरियल वेरिएंस की। सबसे पहले बात करते हैं मटीरियल वेरिएंस की। स्टेप बाय स्टेप अगर समझें कि मटीरियल वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें बनानी होती है टेबल। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? टेबल बनानी होती है। कौन कौन सी टेबल बनानी होती है? हमें सबसे पहले तो स्टैंडर्ड की टेबल बनानी होती है। स्टैंडर्ड की टेबल बनानी होती है। फिर हमें एक्चुअल की टेबल बनानी होती है। और अगर स्टैंडर्ड का आउटपुट और एक्चुअल का आउटपुट दोनों इक्वल नहीं है तो हमें रिवाइज स्टैंडर्ड की टेबल बनानी होती है। रिवाइज स्टैंडर्ड की टेबल। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड की टेबल, फिर एक्चुअल की टेबल और उसके बाद रिवाइज स्टैंडर्ड की टेबल। रिवाइज स्टैंडर्ड की टेबल कब बनती है? अगर स्टैंडर्ड का आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों इक्वल नहीं है तो हमें स्टैंडर्ड को रिवाइज करना होता है। एज पर एक्चुअल आउटपुट हमें स्टैंडर्ड को रिवाइज करना होता है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने स्टैंडर्ड बनाया कि अगर हमें 100 यूनिट्स आउटपुट की बनानी हो तो हमें 2 रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। 2 रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, ए और बी। ए की क्वांटिटी हमें 80 kg और बी की क्वांटिटी हमें चाहिए 60 kg। टोटल हमें 140 kg रॉ मेटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी 100 यूनिट्स बनाने के लिए। रेट मान लेते हैं, इसकी रेट है 10 रुपीज़, इसकी रेट है 15 रुपीज़। इसका मतलब मटेरियल की कॉस्ट ए की 800 और बी की 900, टोटल इज 1700। फिर हमें एक्चुअल की डिटेल दे रखी है। एक्चुअल डिटेल में हमें आउटपुट दे रखा है 1000 यूनिट। कितना आउटपुट दे रखा है? 1000 यूनिट का आउटपुट दे रखा है। और एक्चुअल की टेबल में हमें क्वांटिटी दे रखी है। एक्चुअल का मतलब है जो क्वांटिटी हमने कंज्यूम की और जो आउटपुट हमने बनाया एक्चुअल में। तो क्वांटिटी हमें दे रखी है 900 और 700, टोटल 1600। एक्चुअल की रेट दे रखी है 12 और इसकी रेट दे रखी है 14। तो ये हो गए 10,800 और ये हो गए 9,800। टोटल इज 20,600। राइट, अब यहां पर स्टैंडर्ड का जो आउटपुट है वो 100 यूनिट्स है, एक्चुअल का आउटपुट 1000 यूनिट है। तो हमें स्टैंडर्ड को क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। एज पर एक्चुअल आउटपुट आपको स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा।
तो हम एक और टेबल बनाएंगे, उसको हम कहेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड। हम स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे एज पर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट इज 1000। अब हम स्टैंडर्ड को 1000 यूनिट्स पर रिवाइज कर लेते हैं। अगर 1000 यूनिट्स बनानी होती तो एज पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी कंज्यूम होती और मटेरियल की कॉस्ट क्या आती। स्टैंडर्ड कहता है 100 यूनिट्स बनाने के लिए मटेरियल ए की रिक्वायरमेंट होती है 80 kg, तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए 800 kg, राइट। 100 यूनिट्स बनाने के लिए बी की रिक्वायरमेंट होती है 60 kg, तो 1000 बनाने के लिए 600 kg। इट मीन्स टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड इज 1400 kg। स्टैंडर्ड में रेट क्या है? स्टैंडर्ड में रेट है मटेरियल की 10 और 15, इट इज 8000 एंड इट इज 9000। टोटल मटेरियल कॉस्ट शुड बी 17000। हमने स्टैंडर्ड को रिवाइज कर लिया, अब स्टैंडर्ड को भूल जाओ। एक्चुअल 1000 यूनिट्स बनाने के लिए क्या मटेरियल की कॉस्ट आनी चाहिए, क्या मटेरियल की कॉस्ट लगी है, और 1000 यूनिट्स बनाने के लिए क्या मटेरियल की कॉस्ट आनी चाहिए। एज पर स्टैंडर्ड 1000 यूनिट्स बनाने के लिए 17000 कॉस्ट लगनी चाहिए, एंड एज पर एक्चुअल 1000 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट लगी है 20600। अब हमें एक्चुअल को और रिवाइज स्टैंडर्ड को कंपेयर करना है और क्या कैलकुलेट करना है? वेरिएंस, राइट। कौन कौन से वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में टोटल 5 वेरिएंस होते हैं। कितने? 5 वेरिएंस। अगर रॉ मटेरियल एक से ज्यादा है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, इसमें 2 रॉ मटेरियल है ए और बी, तो हमें टोटल 5 वेरिएंस कैलकुलेट करने होते हैं। अगर रॉ मटेरियल एक ही होता तो केवल 3 वेरिएंस ही कैलकुलेट होते हैं। कौन कौन से वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं? फर्स्ट वेरिएंस इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला क्या होता है इसका? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। सेकंड वेरिएंस होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तीसरा वेरिएंस होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इट इज स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फोर्थ वेरिएंस होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और लास्ट वेरिएंस होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस जिसका फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ब्रैकेट में टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अगर रॉ मटेरियल एक ही है तो केवल 3 वेरिएंस निकलते हैं, मटेरियल कॉस्ट, प्राइस और यूसेज। और अगर रॉ मटेरियल एक से ज़्यादा है तो 5 वेरिएंस की कैलकुलेशन होती है, राइट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अगर 2 रॉ मटेरियल है तो दोनों का कैलकुलेट करना है, प्राइस वेरिएंस दोनों का, यूसेज वेरिएंस दोनों का, मिक्स वेरिएंस दोनों का। मगर मटेरियल यील्ड वेरिएंस कंबाइंड कैलकुलेट होता है, जितने भी रॉ मटेरियल उनका कंबाइंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। मटेरियल प्राइस और यूसेज इसका जो नेट आएगा वो मटेरियल कॉस्ट आएगा, और मटेरियल मिक्स और यील्ड इन दोनों का टोटल करके मटेरियल यूसेज वेरिएंस आएगा। मतलब मटेरियल मिक्स और यील्ड मिलकर यूसेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस और यूसेज मिलकर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, राइट। अगर जब आप वेरिएंस कैलकुलेट करोगे, अगर आप ये फॉर्मूले यूज करते हो, नेगेटिव आता है तो वो एडवर्स होगा, और अगर प्लस में आता है तो वो फेवरेबल होगा। एडवर्स आता है तो आपको उसके आगे ब्रैकेट में ए लिखना है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 400, नेगेटिव आ रहा है तो आपको आगे ब्रैकेट में लिखना है ए। और अगर मान लो ये प्लस में आता है तो आपको क्या लिखना है? 400 एफ। फेवरेबल के लिए एफ और एडवर्स के लिए ए वर्ड का यूज करना है, राइट। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल
यील्ड वेरिएंस। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें कि आपको स्टैंडर्ड दे रखा है और स्टैंडर्ड में ये दे रखा है कि हम दो रॉ मटेरियल यूज करते हैं ए और बी, मगर उनका मिक्सिंग परसेंटेज दे रखा है कि हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसमें 70% हम ए का यूज करते हैं और 30% हम बी का यूज करते हैं। क्वांटिटी नहीं दे रखी, दो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, दोनों का मिक्सिंग परसेंटेज स्टैंडर्ड में दे रखा है और उनकी रेट दे रखी है कि जो ए है रॉ मटेरियल उसकी रेट है 120 रुपीज़ पर केजी और बी की जो रेट है वो है 90 रुपीज़ पर केजी। और फिर आपको एक लाइन दे रखी है कि स्टैंडर्ड लॉस इज 20% ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो स्टैंडर्ड में क्वांटिटी तो दे ही नहीं रखी है, तब आपको क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। कैसे क्वांटिटी बनाओगे? स्टैंडर्ड कहता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन 20% का लॉस होता है। मतलब अगर आप 100 केजी का 100 केजी का इनपुट करते हो तो आपको 80 केजी आउटपुट मिलेगा। तो हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, 20% का लॉस दे रखा है इनपुट का, ये जो दे रखा है 20% ड्यूरिंग प्रोडक्शन, इसका मतलब है इनपुट का 20% लॉस होता है, इनपुट का 20% लॉस होता है। तो आप क्या करोगे, टोटल इनपुट को 100 केजी मान लो। टोटल इनपुट में कौन कौन से रॉ मटेरियल हो गए, ए और बी। टोटल इनपुट में ए 70%, तो 100 केजी अगर इनपुट होता है तो 70 केजी ए, 30 केजी बी। रेट हो जाएगी 120 और 90 और फिर अमाउंट कैलकुलेट कर लोगे, ये क्वांटिटी, ये रेट और फिर अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ स्टैंडर्ड के आगे ब्रैकेट में आउटपुट लिखोगे। अगर 100 केजी इनपुट होता है तो आउटपुट कितना होगा, आउटपुट होगा 80 केजी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोडक्शन 20% केजी इनपुट का नुकसान हो जाता है। बट एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया कि इसमें लिखा होता है स्टैंडर्ड लॉस इज 20% ऑफ आउटपुट। स्टैंडर्ड लॉस दे रखा है 20% आउटपुट का। लॉस किसका परसेंटेज दे रखा है, आउटपुट का। जिसका परसेंटेज दे रखा होता है हमें उसको 100 मानना है। यहाँ पर आउटपुट का 20% लॉस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम आउटपुट को 100 मानेंगे, आउटपुट को 100 केजी मानेंगे। आउटपुट का 20% लॉस, इसका मतलब लॉस हो गया 20, तो इनपुट हो गया 120। इनपुट कितना हो गया 120। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ए और बी, इनपुट की टोटल लिखोगे 120। जिसका परसेंटेज दे रखा है लॉस, हमें उसको 100 मानना है। अगर आउटपुट का लॉस का परसेंटेज दे रखा है तो हम आउटपुट को 100 मानोगे, तो इनपुट हो जाएगा आउटपुट प्लस लॉस इक्वल्स टू इनपुट, राइट। और अगर हमें इनपुट का परसेंटेज लॉस दे रखा है तो इनपुट को 100 मानोगे और आउटपुट कितना हो जाएगा, इनपुट माइनस लॉस इक्वल टू आउटपुट, राइट। तो यहाँ पर 120 70% ए है, तो 120 का 70% 84 केजी और 120 का 30% 36 केजी। रेट 120 रुपीज़ और 90 और अमाउंट आएगा और उसके बाद एक्चुअल को लिखोगे। अगर स्टैंडर्ड का आउटपुट और एक्चुअल का आउटपुट सेम नहीं है तो स्टैंडर्ड को रिवाइज करना है और हमें कैलकुलेट करने हैं सारे वेरिएंस। एक इसमें पॉइंट और आ सकता है एक्चुअल की टेबल में। जब हम एक्चुअल की टेबल बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ एक्चुअल की टेबल बनाई, तो ये जो एक्चुअल की टेबल में हमने क्वांटिटी लिखी है, ये क्वांटिटी होती है क्वांटिटी कंज्यूम। क्या होती है, क्वांटिटी कंज्यूम। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल की एक ही क्वांटिटी दे रखी है तो इसका मतलब वो हमें क्वांटिटी कंज्यूम ही दे रखी है। बट हो सकता है क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी भी दे रखी है। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी दे रखी है तो हमें क्वांटिटी कंज्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्वांटिटी कंज्यूम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी प्लस परचेज की क्वांटिटी माइनस क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी। ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी प्लस परचेज की क्वांटिटी माइनस क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी इक्वल्स टू क्वांटिटी कंज्यूम। तो एक्चुअल की टेबल में जो क्वांटिटी आती है वो क्वांटिटी कंज्यूम होती है, राइट। ओके, तो मटेरियल वेरिएंस इंपॉर्टेंट वेरिएंस है, 5 वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, राइट। अगर एक ही रॉ मटेरियल है तो 3 वेरिएंस आएंगे, मटेरियल कॉस्ट, प्राइस और यूसेज। अगर एक से ज़्यादा है तो फिर मिक्स और यील्ड की कैलकुलेशन भी होगी।
सेकंड वेरिएंस है लेबर का वेरिएंस, सेकंड वेरिएंस है लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस और मटेरियल वेरिएंस दोनों एक जैसे ही होते हैं। लेबर वेरिएंस में भी आपको सबसे पहले क्या करना होता है, टेबल को प्रिपेयर करना होता है। सेम टेबल बनती है, सबसे पहले स्टैंडर्ड की टेबल बनती है, फिर एक्चुअल की टेबल बनती है, और अगर स्टैंडर्ड का आउटपुट और एक्चुअल का आउटपुट सेम नहीं है तो हम रिवाइज स्टैंडर्ड की टेबल बनाते हैं। लेबर वेरिएंस और मटेरियल वेरिएंस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? मटेरियल वेरिएंस में हम करते हैं क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। लेबर वेरिएंस में क्वांटिटी की जगह पर रिप्लेस हो जाते हैं आवर्स। क्वांटिटी की जगह पर क्या आएंगे? आवर्स। मटेरियल वेरिएंस में अलग अलग टाइप के रॉ मेटेरियल होते हैं, लेबर वेरिएंस में अलग अलग टाइप की लेबर होती है, जैसे ग्रेड वाइज, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी टाइप के वर्कर, या फिर मैन, वुमेन, बॉयज, इस टाइप के वर्कर, है ना, या स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड टाइप के वर्कर। तो अलग अलग टाइप के वर्कर हो सकते हैं, और हो भी सकता है सारे एक ही टाइप के वर्कर हो। अगर अलग अलग टाइप के वर्कर होते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, अलग अलग टाइप के वर्कर। क्वांटिटी की जगह पर मटेरियल वेरिएंस में हम कैलकुलेट करते हैं तो क्वांटिटी लिखते हैं, वहाँ पर क्या आ जाएंगे? आवर्स। वहाँ पर क्या आ जाएंगे? आवर्स। रेट और अमाउंट, क्यों केवल एक ही फर्क है, क्वांटिटी की जगह पर आवर्स आ जाते हैं। लेबर वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस में 5 वेरिएंस होते हैं, लेबर वेरिएंस में भी 5 वेरिएंस होते हैं। कौन कौन से वेरिएंस होते हैं? पहला वेरिएंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड लेबर रेट वेरिएंस, थर्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के जैसे ही टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, सेम वैसे ही फॉर्मूला होता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की तरह ही होता है लेबर रेट वेरिएंस, मतलब यहाँ होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वहाँ होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला सेम, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की तरह होता है लेबर रेट वेरिएंस, प्राइस की जगह पर रेट, लेबर रेट वेरिएंस। यहाँ पर होता है एक्चुअल आवर्स ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। वहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पर होते हैं एक्चुअल आवर्स, क्वांटिटी रिप्लेस हो जाता है किससे? आवर्स से। तो एक्चुअल आवर्स ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस रेट माइनस एक्चुअल प्राइस। लेबर में प्राइस वर्ड यूज नहीं करते, लेबर के लिए हम रेट वर्ड यूज करते हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पर एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड प्राइस की जगह स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। मटेरियल यूसेज वेरिएंस की तरह होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस होता है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड प्राइस की तरह स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह स्टैंडर्ड आवर्स, और एक्चुअल क्वांटिटी की जगह एक्चुअल आवर्स। मतलब केवल आपको क्वांटिटी को रिप्लेस करना है आवर्स से और प्राइस को रिप्लेस करना है रेट से, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस की तरह लेबर मिक्स वेरिएंस, अगर अलग अलग टाइप की लेबर है तो मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस की कैलकुलेशन होती है। अगर एक ही टाइप के वर्कर हैं तो मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज की तरह ही 3 वेरिएंस आते हैं, लेबर कॉस्ट, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। समझा? अगर अलग अलग टाइप की वर्कर है तो फिर हम लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस की कैलकुलेशन करते हैं। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। मटेरियल यील्ड वेरिएंस की तरह लेबर यील्ड वेरिएंस, फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स ब्रैकेट में टोटल स्टैंडर्ड आवर्स माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स। अच्छा, जरूरी नहीं कि हमेशा आवर्स ही आएंगे। अगर आप वर्कर को पर आवर बेसिस पे पेमेंट करते हो तब तो आवर्स आएंगे, बट अगर आप वर्कर को डे बेसिस पे पेमेंट करते हो तो फिर आवर्स नहीं आएंगे, डेज आएंगे। अगर आप वर्कर को वीक बेसिस पे पेमेंट करते हो तो वहां पर वीक आएंगे। आप समझे? मतलब अगर जब आप टेबल बना रहे हो और जैसे लेबर के लिए हम टेबल बनाते हैं स्टैंडर्ड, तो यहां पर आवर्स आ सकते हैं या डेज आ सकते हैं या वीक आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप पेमेंट पर आवर बेसिस पे करते हो या पर डे बेसिस पे करते हो या पर वीक बेसिस पे करते हो। समझ गए आप? तो अगर रेट आपको जो लेबर को पेमेंट करने की रेट पर आवर दे रखी है तो आवर्स आएंगे, पर डे दे रखी है तो पर डेज आएंगे।
और अगर पर वीक दे रखी है तो वीक्स आएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो आवर्स, डेज, वीक जो भी होते हैं ना, ये केवल आवर्स, डेज या वीक नहीं होते, लेबर आवर्स, लेबर डेज या लेबर वीक होते हैं। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में वर्कर ने 40 आवर्स वर्क किया, हर वर्कर ने 40 घंटे काम किए, और हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर है 50 वर्कर है और हर वर्कर 40 घंटे काम कर रहा है। तो आर्ट्स में केवल 40 नहीं आएंगे, आर्ट्स में आएंगे 50 वर्कर और हर वर्कर के 40 आर्ट्स, तो टोटल हो गए 2000 आर्ट्स। मतलब हम यहाँ पर आर्ट्स में लेंगे लेबर आर्ट्स। जब हम टेबल बनाएंगे तो आर्ट्स में केवल आर्ट्स नहीं आते, लेबर आर्ट्स आते। कितने वर्कर और हर वर्कर कितने घंटे काम कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगर हम वर्कर को पेमेंट डे बेसिस पे दे रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेबर डेज। लेबर डेज का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्कर और हर वर्कर कितने दिन काम कर रहा है। अगर हम वर्कर को पेमेंट वीक बेसिस पे कर रहे हैं तो हम लिखेंगे लेबर वीक्स, मतलब कितने वर्कर मल्टीप्लाई बाय हर वर्कर कितने वीक काम कर रहा है, समझे। तो केवल डिफरेंस ये है मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस में, कि मटेरियल वेरिएंस में हमें क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, और लेबर में आर्ट्स, रेट और अमाउंट। जनरली आर्ट्स आते हैं इसलिए मैं आपको आर्ट्स बता रहा हूँ, डेज भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। वैसे के वैसे वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल आवर्स ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं, लेबर मिक्स और लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, और लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स ब्रैकेट में टोटल स्टैंडर्ड आवर्स माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे वेरिएंस की, और वो होता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस लेबर वेरिएंस की तरह ही कैलकुलेट करते हैं। लेबर वेरिएंस आप कैसे कैलकुलेट करते हो, सेम वैसे ही वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें क्या बनानी है, टेबल। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के लिए भी हमें सबसे पहले टेबल बनानी होती है। टेबल में हम वैसे के वैसे स्टैंडर्ड की टेबल, एक्चुअल की टेबल, और फिर स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट अगर सेम नहीं है तो रिवाइज स्टैंडर्ड की टेबल हम बनाते हैं, राइट। टेबल बनानी है और उसके बाद में वेरिएंस कैलकुलेट करना है। अगर इन सारे चारों वेरिएंस की बात करें तो सबसे कम इंपॉर्टेंट वेरिएंस है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस केवल 3 ही होते हैं। कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस इज सेम एज लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, सेम, मतलब टोटल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस टोटल एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। लेबर वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं, रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। सेम इसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड के दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक एफिशिएंसी वेरिएंस। एक का नाम तो एफिशिएंसी के जैसा एफिशिएंसी है, मगर एक होता है लेबर रेट, उसकी जगह पर यहाँ पर है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला सेम वैसा ही है जैसे लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है। ब्रैकेट फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल आवर्स ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट किसकी, लेबर में स्टैंडर्ड रेट होती है पर आवर, एक्चुअल रेट पर आवर। रेट का मतलब वहां पर आवर वेजेज रेट, मगर यहाँ रेट का मतलब होता है वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड पर आवर मतलब स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, समझा। वहाँ रेट का मतलब होता है वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर और एक्चुअल में एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट का मतलब स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, राइट। तो सबसे कम इंपॉर्टेंट वेरिएंस है, बट हमारे अगर एग्जाम में आता है तो हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएंस हो जाता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, बट हाँ सबसे इजी वेरिएंस है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के बाद में होता है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। इन चारों वेरिएंस में सबसे टिपिकल वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले फिर से टेबल बनानी होती, मगर इस बार टेबल थोड़ी सी चेंज होती है। टेबल हमें बनाएंगे, टेबल में हम क्या करेंगे, टेबल में हम
स्टैंडर्ड की डिटेल को कैलकुलेट करेंगे और एक्चुअल की डिटेल को कैलकुलेट करेंगे। कौन कौन सी डिटेल को कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड, आउटपुट, आवर्स और डेज। हम स्टैंडर्ड की और एक्चुअल की 4 डिटेल को कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड के ओवरहेड, एक्चुअल के ओवरहेड, स्टैंडर्ड में आउटपुट, एक्चुअल का आउटपुट, स्टैंडर्ड में आवर्स, एक्चुअल में आवर्स, और स्टैंडर्ड के डेज, एक्चुअल के डेज। ये 4 डिटेल कैलकुलेट करनी है। इन 4 डिटेल को कैलकुलेट करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड ओवरहेड पर यूनिट, स्टैंडर्ड ओवरहेड पर आवर और स्टैंडर्ड ओवरहेड पर डे। स्टैंडर्ड ओवरहेड पर आवर, पर यूनिट और पर डे। कैसे कैलकुलेट करोगे स्टैंडर्ड ओवरहेड पर यूनिट? स्टैंडर्ड ओवरहेड में जब आप यूनिट्स का डिवाइड करोगे, स्टैंडर्ड यूनिट का, ये जब रेट निकाल रहे हो स्टैंडर्ड ओवरहेड पर यूनिट, पर आवर, पर डे, इसके लिए एक्चुअल की डिटेल कुछ काम में नहीं आती। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड पर यूनिट कैसे? स्टैंडर्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड ओवरहेड पर आवर कैसे? स्टैंडर्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड ओवरहेड पर डे कैसे? स्टैंडर्ड आउटपुट ओवरहेड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेज। ऐसे आप पर यूनिट, पर आवर, पर डे कैलकुलेशन करोगे रेट का। उसके बाद आपको वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। कौन कौन से वेरिएंस? टोटल 6 वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं। कौन कौन से 6 वेरिएंस? सबसे पहला वेरिएंस कैलकुलेट होता है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट होता है? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। इसमें से माइनस करना है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। फिर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। फिर हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट, माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, इन दोनों का जो टोटल आएगा वो होगा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के वापस 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। क्या होता है? फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर डे ब्रैकेट में एक्चुअल डेज माइनस स्टैंडर्ड डेज। दूसरा होता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर ब्रैकेट में एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डेज। और लास्ट होता है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट
डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। हम रिवाइज कर रहे हैं, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, राइट। तो टोटल 6 वेरिएंस होते हैं। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस के 3 पार्ट होते हैं, कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। तो टोटल 6 वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पर। अब कुछ क्वेश्चन में डेज की डिटेल नहीं होती, डेज की डिटेल नहीं होती। अगर क्वेश्चन में डेज की डिटेल नहीं है, डेज नॉट गिवन, डेज की कोई डिटेल ही नहीं है क्वेश्चन में, तो 2 इफेक्ट पड़ेंगे। सबसे पहला इफेक्ट तो ये, कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होगा, कैलेंडर वेरिएंस की कैलकुलेशन ही नहीं होगी। और सेकंड, इसका इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटी वेरिएंस के फॉर्मूले पर। जब हम फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं तो इसके फॉर्मूले में देखो, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर ब्रैकेट में एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डेज। अब डेज तो है ही नहीं, तो कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर ब्रैकेट में एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होगा, कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डेज दिए हुए होते हैं बट आवर्स दिए हुए नहीं होते, आवर्स नॉट गिवन बट डेज दे रखे हैं, तो वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहला इफेक्ट, कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होगा, कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होगा और एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एफिशिएंसी वेरिएंस, जो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इट इज स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेज हो जाएगा। पहले था स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, उसकी जगह हो जाएगा स्टैंडर्ड डेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डेज। ये है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो थोड़े से बड़े हैं बट चलो हमें याद तो सारे ही करने पड़ेंगे। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, टोटल 6 वेरिएंस हमें कैलकुलेट करने होते हैं। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर डेज नहीं दिए हो तो कैलेंडर वेरिएंस की कैलकुलेशन नहीं होगी और कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला चेंज होगा। अगर आवर्स नहीं दे रखे हैं और डेज दे रखे हैं तो एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला चेंज होगा और कैपेसिटी वेरिएंस की कैलकुलेशन नहीं होगी, राइट। तो ये 4 वेरिएंस की कैलकुलेशन करना आता है। फिर इसमें कुछ मल्टीपल क्वेश्चन, ये जो मिसलेनियस क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें बहुत एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं, मटेरियल वेरिएंस भी निकालना है, लेबर वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल के हिसाब से तो हमने इसको रिवाइज किया। अब देख लेते हैं इसमें थियोरी में क्या दे रखा है। वैसे इसकी थियोरी बहुत कम इम्पोर्टेंट है, बहुत कम इम्पोर्टेंट थियोरी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? इट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। एक तरीके से हमने कॉस्ट को एस्टिमेट किया एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले। इट इज द प्लान्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्लान्ड का मतलब एस्टिमेटेड, कंपोनेंट और सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए पीरियड। हमने पहले से जो एस्टिमेट की है कॉस्ट, टाइम पीरियड स्टार्ट होने से पहले, इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करते हैं? सबसे पहले बजट। हमने बजट क्या बनाया है उसके बेस पर स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। फाइनल आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड। हमें फाइनल आउटपुट बनाना क्या है, उस आउटपुट के बेस पर ही हम कॉस्ट को, स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल स्पेसिफिकेशन, हम जो आउटपुट बनाने वाले हैं उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज होगा, उसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन हमें पता होना जरूरी है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन,
हम किस मेथड से प्रोडक्शन करेंगे, मैनुअल प्रोडक्शन करेंगे, मशीन से प्रोडक्शन करेंगे, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी का कम यूज़ करेंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए और टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाए उससे कॉस्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा। स्किल सेट ऑफ वर्कर एंड अवेलेबिलिटी, कौन से टाइप ऑफ वर्कर की हमें रिक्वायरमेंट होगी, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी क्या स्किल होनी चाहिए और वो मार्केट में कितने अवेलेबल रहते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर, जैसे ओवरहेड की कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर को हमें कंसिडर करना पड़ता है। ओवरहेड फॉर एग्जांपल रेंट, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होती है, तो हमें ओवरहेड का स्टैंडर्ड सेट करने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर को कंसिडर करना पड़ता है। प्रॉब्लम इन सेटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को सेट करने में क्या क्या दिक्कतें आती है। फर्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ फॉर न्यू प्रोडक्ट, एक होता है ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम कई सालों से बना रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस होता है उस प्रोडक्ट को बनाने में, हमें पता है कि हमें इसके लिए क्या मटेरियल चाहिए, क्या टाइप की लेबर चाहिए, कैसी टेक्नोलॉजी से हम यूज़ कर रहे हैं, हमें सब कुछ उसके बारे में पता होता है। एक होता है नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया, अब नए प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बनाना भारी काम है क्योंकि हमें उसके बारे में कोई तरह का एक्सपीरियंस है नहीं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी चेंज आ जाए, नई टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करें तो वहाँ पर स्टैंडर्ड बनाने में दिक्कत आती है। रीसेटिंग ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, मान लो हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एक लोकेशन पे और हमने लोकेशन चेंज कर दिया, तो वहाँ पर हमें स्टैंडर्ड को वापस से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड को सेट करने में फिर से एक बार दिक्कत आती है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये मटेरियल इतनी क्वांटिटी लगेगी और इसकी ये स्टैंडर्ड प्राइस होगी, बट हो सकता है मार्केट में वो अवेलेबल वो रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है। तो जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो ऑटोमेटिकली उसकी रेट भी बढ़ जाती है, तो उस सिचुएशन में हमें स्टैंडर्ड सेट करने में दिक्कत आती है। चूजिंग टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, कौन से टाइप का स्टैंडर्ड हम सेट करें। स्टैंडर्ड भी बहुत सारे तरह के होते हैं, कौन कौन से तरह के स्टैंडर्ड होते हैं वो आगे हमें दे रखें, तो कौन से टाइप का स्टैंडर्ड आपको सेट करना है वो भी दिक्कत है। टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, एक होता है आइडियल, बेस्ड ऑन मोस्ट फेवरेबल पोजीशन, मोस्ट फेवरेबल पोजीशन पे जो स्टैंडर्ड सेट होता है उसको कहते हैं आइडियल स्टैंडर्ड। मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन पर कि अगर हम रॉ मटेरियल को खरीदें तो कम से कम क्या प्राइस में हमें रॉ मटेरियल मिल सकता है, हमने उसके बेस पर स्टैंडर्ड सेट किया। अगर हम वर्कर से आउटपुट का करते हैं तो कम से कम क्या टाइम में हमें आउटपुट मिल सकता है, वो आइडियल स्टैंडर्ड हो गया। नॉर्मल, एक होता है नॉर्मल के हिसाब से, एक होता है आइडियल, तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे स्टैंडर्ड को सेट करता है, मगर जो नॉर्मल है वो नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से, वो ऐसा नहीं कि कम से कम इस रॉ मटेरियल की क्या प्राइस लग सकती है, वैसा नहीं, जनरली इस रॉ मटेरियल की क्या प्राइस लगती है, वो हाई प्राइस को, लो प्राइस को, एवरेज प्राइस, सारी प्राइस को कंसिडर करने के बाद स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है। बेसिक, बेस्ड ऑन एनी बेस ईयर सेलेक्टेड, जब हम स्टैंडर्ड को किसी पर्टिकुलर ईयर के बेस पर सेट करते हैं तो उसको कहते हैं बेसिक स्टैंडर्ड। जैसे हमने लास्ट ईयर के बेस पर स्टैंडर्ड इस साल का सेट कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, बेसिक। एक होता है करंट, हमने लास्ट ईयर के बेस पर या किसी और साल के बेस पर स्टैंडर्ड को सेट नहीं किया है, हमने करंट सिचुएशन के बेस पर स्टैंडर्ड को सेट किया जिसको हम कहते हैं करंट स्टैंडर्ड, राइट। टाइप ऑफ वेरिएंस एज पर कंट्रोल, कंट्रोलेबल वेरिएंस और अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। जो डिफरेंस आते हैं वो दो तरह के होते हैं, वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एज पर कंट्रोल, कंट्रोलेबल वेरिएंस जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल की क्वांटिटी यूज होनी थी 100 kg, हमने यूज कर ली 110 kg, हो सकता है हम इसको कंट्रोल कर सकते थे, हम अगर कंट्रोल करते तो ये 110 kg की जगह 100 kg में भी हमारा आउटपुट बन सकता था। बट एक होता है मटेरियल प्राइस, मार्केट में जो प्राइस है हमने सोचा था 20 रुपीज़ पर kg रेट होगी, मगर मार्केट में प्राइस बढ़कर 25 हो गई, तो अब इसको कंट्रोल कैसे करें। तो कुछ वेरिएंस ऐसे होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ वेरिएंस ऐसे होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एज पर प्रॉफिटेबिलिटी फेवरेबल और एडवर्स, ये तो हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं, हम वेरिएंस को वैसे भी एडवर्स और फेवरेबल करके क्लासीफाई करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग,
ये तो हमने पढ़ा स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो हमारा चैप्टर है, इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच मेजर द परफॉर्मेंस और एन एक्टिविटी बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये एक मेथड है कॉस्टिंग का, ये एक टेक्निक है कॉस्टिंग की, जिसमें हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों को कंपेयर करते हैं, एनालाइज द वेरिएंस, डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि जो डिफरेंस है उसका रीजन क्या है, एंड रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड एप्रोप्रिएट एक्शन। और जो भी वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। किसको रिपोर्टिंग करते हैं? टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करते हैं, जिससे कि वो इस पर प्रॉपर तरीके से एक्शन ले सके। ये पूरा जो सिस्टम है, वेरिएंस कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल को उसके साथ कंपेयर करना, वेरिएंस कैलकुलेट करना और वेरिएंस की रिपोर्टिंग करना, इस पूरे सिस्टम को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। एडवांटेज क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फायदे क्या क्या है? बेसिस फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, हमने स्टैंडर्ड सेट किया, अब एक्चुअल को हमने स्टैंडर्ड से कंपेयर किया तो हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हेल्प मिलती है। हमें ये पता लगता है कि हमारी फैक्ट्री में जो वर्कर की परफॉर्मेंस है, मैनेजर की परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस प्लस में है या माइनस में, नेगेटिव परफॉर्मेंस है या प्लस में पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। बेसिस फॉर कॉस्ट कंट्रोल, अगर वेरिएंस एडवर्स आते हैं, हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट किया और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बहुत ज़्यादा एडवर्स है, तो हमें ये पता चलेगा कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था, हमने जो एस्टिमेट की थी कॉस्ट, उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग गई। तो फिर हम क्या करेंगे, उस कॉस्ट कितनी ज़्यादा लग गई उसको कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे, उसके रीज़न का एनालिसिस करेंगे, और फ्यूचर में ये डिफरेंस नहीं आए, कॉस्ट ज़्यादा नहीं आए, इसके लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करती है। हेल्प इन फिक्सिंग प्राइस, जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उसके बेस पर हमें सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में हेल्प मिलती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, राइट। फैसिलिटीज इन जॉब इवैल्यूएशन, जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो कौन से जॉब के लिए हमें किस टाइप के वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, हमें ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पता चलता है। स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी या अनस्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी या अनस्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, जो जॉब हम पूरा करना चाहते हैं उस जॉब में किस टाइप के वर्कर की हमें रिक्वायरमेंट होगी, हमें उसको पता करने में हेल्प मिलती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। व्हाट इज जॉब इवैल्यूएशन? जॉब इवैल्यूएशन का मतलब है किसी जॉब को इवैल्यूएट करना, ये पता करने के लिए कि इस जॉब में किस टाइप के वर्कर की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं हो कि हमें जिस टाइप के वर्कर की रिक्वायरमेंट हो हम उसे ज़्यादा क्वालिफाइड वर्कर को रख लें या उससे कम क्वालिफाइड वर्कर को रखें। तो जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि इस जॉब के लिए हमें इस टाइप के वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, उससे ज़्यादा क्वालिफाइड वर्कर हमें नहीं रखना है और उससे कम क्वालिफाइड वर्कर को भी हमें नहीं रखना है। एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट विथ एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड कॉस्ट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम हर एक कॉस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में हम कॉस्ट पर यूनिट को एस्टिमेट करते हैं। तो जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं तो कॉस्ट को प्रॉपर तरीके से और ज़्यादा एक्यूरेटली हम एस्टिमेट कर पाते हैं। बेसिस फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक मेथड भी है और वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे ही स्टॉक का वैल्यूएशन करती है। फीफो लिफो भी जनरली यूज़ नहीं करती है, वो स्टॉक के लिए क्या करती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड का यूज़ करती है। मतलब पहले से एक रेट फिक्स कर ली जाती है, स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की जो क्वांटिटी होगी सीधा उससे मल्टीप्लाई किया और आपका स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया। जैसे हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की, एक यूनिट की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 40 रुपीज़ पर यूनिट। अब हमारे क्लोजिंग स्टॉक की जो क्वांटिटी है, सपोज क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है 10,000 यूनिट्स, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 4 लाख रुपीज़। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने में हेल्प मिलती है अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड का यूज़ करते हो तो। यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट, जो सेल्स वैल्यू आती है अगर हम उसमें से स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी हो जाती है। यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड बजटिंग, बजट का तो बेस है स्टैंडर्ड, बिना स्टैंडर्ड के बजट बन ही नहीं सकता। पहले स्टैंडर्ड बनता है
और स्टैंडर्ड बनने के बाद ही बजट बनता है। प्रोवाइड टारगेट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, मतलब हम हर एक डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसको कितनी सेल्स करनी है, उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, उसको प्रोडक्शन कितना करना है, हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक पर्सन की, हर एक मैनेजर की हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। क्रिटिसिज्म, मगर ऐसा नहीं है कि इसके केवल फायदे ही फायदे हैं, नुकसान भी खूब है। सबसे पहला तो ये कॉस्टली सिस्टम है। बहुत सारे जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज़ इसी वजह से नहीं करते क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को यूज़ करने की बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। प्रिसाइज एस्टिमेशन इज डिफिकल्ट। हम एस्टिमेट कर रहे हैं और प्रिसाइज एस्टिमेट करना हमेशा के लिए डिफिकल्ट काम है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने जो एस्टिमेशन किया वो एकदम करेक्ट है, तभी एक्चुअल को जब हम कंपेयर करते हैं तभी तो डिफरेंस आता है। नॉट सुटेबल इफ फ्रिक्वेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में बार बार कंटिन्यूस चेंज होता है तो आप स्टैंडर्ड सेट कर ही नहीं सकते क्योंकि बार बार स्टैंडर्ड को आपको चेंज करना पड़ेगा। समटाइम्स इट इज़ टू स्ट्रिक्ट और टू लिबरल। बहुत बार जब स्टैंडर्ड सेट होता है तो या तो वो बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड सेट हो जाता है या फिर बहुत लिबरल स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, तो ये भी दिक्कत आ सकती है। प्रोसेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम क्या है? सबसे पहले तो सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं एक्चुअल विद स्टैंडर्ड, फिर इन्वेस्टिगेट द रीज़न फॉर वेरिएंस। फिर वेरिएंस कितना है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और वेरिएंस को कैसे डिस्पोज करना है उसके लिए एक्शन लेते हैं। तो एक पूरी प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल को उसके साथ कंपेयर करना, वेरिएंस कैलकुलेट करना, वेरिएंस की रिपोर्टिंग करना और वेरिएंस को कैसे करेक्ट कर सके उसके लिए एक्शन लेना। करेक्ट? तो इजी थ्योरी है, मतलब अगर मैं थ्योरी के पॉइंट कहूँ तो यहाँ पर दो टाइप के ही थ्योरी के पॉइंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जिसकी मीनिंग, फैक्टर कंसिडर, प्रॉब्लम, टाइप और टाइप ऑफ वेरिएंस, और एक आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसकी मीनिंग, एडवांटेज, क्रिटिसिज्म और प्रोसेस। केवल दो पॉइंट की थ्योरी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट। फिर फॉर्मूला और ये तो हमने पढ़ ही लिया, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। करेक्ट? तो ये हमारा कंप्लीट हुआ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की थ्योरी का रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।